Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Studies with Joy. So, today we are going to continue with the 10th Science 1 Chapter 1 Gravitation, and this is the part 3 of this chapter. Okay, so in this part 3 we are going to do very important topic about gravitational acceleration and also the factors affecting gravitational acceleration. Okay, so don't miss this video. But if you have not watched the part 1 and part 2 of this chapter, then do watch that first and then watch this video, because it's very important to know the basic, then only you will you understand further. So do watch that two videos, all right, on our channel. So today let's start with our part 3, and today's lecture is going to be very important, so please watch it full. Okay, now let's start. शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ। अब हमने अभी तक बहुत कुछ देख लिया था। हमने बहुत सारे चीज़ें रिलेटेड टू ग्रेविटेशन देखी थी, और उनके लिए जो लॉस बने थे वो भी देखे थे, जैसे कि केप्लर्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब हमने देखा। और अब आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आप आपके लोअर स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो, इसलिए आपको ये ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से आप सब लोग अर्थ के चल रहे हो यहाँ पर ऊपर, और इसी की वजह से यहाँ पर मून रोटेट कर रहा है। ये सब हमने पढ़ लिया है, और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बेसिक चीज़ है। सो एक एग्जांपल है यहाँ पर, विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रिमेन कांस्टेंट और विल इट चेंज विद टाइम। सो ये क्वेश्चन है कुछ अबाउट अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स। अब हम लोग एक स्टोन ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी या फिर वो कांस्टेंट रहेगी? ऑब्वियसली है कि वो चेंज होगी, और वो ज़ीरो बन जाएगी एक पॉइंट पे रीच होने के बाद, वापस नीचे आ जाएगी। सो इट विल चेंज। How will it change? It will change after reaching a point, and it will become zero and then come back because of the gravitational force pull. Why doesn't the stone move up all the time? Because the gravitational pull will टेक इट डाउन, और उसकी जो वेलोसिटी है वो एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद ज़ीरो भी हो जाती है, और उसके बाद वो सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जल्दी से नीचे आ जाता है। पहले वो अपोज कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स को, और ऑपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा था, और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है और इट इज़ गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स। सो दैट्स वाई आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट, जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तब वो ग्रेविटेशनल पुल उससे जीत गया और वो नीचे आ जाएगा उसके अफेक्ट में। Why does it fall down reaching a certain height? That only I explained you now. What does its maximum height depend on? उसकी maximum height depend करती है उसकी initial velocity। जो फोर्स से उसे जो फोर्स से उसे ऊपर फेंका गया, that is the initial velocity, first u, उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स उतने ज़्यादा तेज़ी से वो अपोज करेगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को। The Earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force. ये सबको पता है. This is universal truth. The center of mass of the Earth is situated at its center. So the gravitational force of any object due to the Earth is always directed towards the center of the earth. ये भी हमने देख लिया about the centripetal force. उसके सेंटर में सब लोग को वो अपने पास बुला रहा है, आओ आओ मेरे पास आओ, मेरे अंदर समा जाओ, यही कर रहा है. Because of this force, an object falls vertically downwards on the earth. Similarly, when we throw a stone vertically upwards, the force tries to pull it down and reduces its velocity. सो जब हम लोग वैसे ही जैसे हम लोग एक स्टोन को ऊपर फेंकते हैं, वो फोर्स उसे नीचे पुल करने की कोशिश करता है. इट इज़ गोइंग अपोजिंग दिस पुल, एंड दैट्स व्हाई आफ्टर इट reduces its velocity till zero, it comes down. The pull continues to be exerted and the stone starts moving vertically downward towards the center of the earth under its influence. So ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. तो ये तो बेसिक था अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. अब आप बोलोगे ये क्या सीखना, ये तो हम लोग बचपन से लोअर स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं, ये चिंटू चिंटू चीज़ें क्यों सिखा रहे हो? ये चिंटू चिंटू चीज़ें ही यहाँ पर बेसिक है. अब हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, इसकी वजह से ये चिंटू चिंटू चीज़ें आपको आनी चाहिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं. Thus, if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. Why then does the apple fall towards the earth but the earth does not move towards the apple?
अब ये बात बहुत अब ध्यान से सुनना। अब ये जो अर्थ है वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एंड जो एप्पल है वो भी अपने अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद द सेम फोर्स। तो फिर आप बताओ, एप्पल क्यों नहीं, अर्थ एप्पल के पास क्यों नहीं जा रहा, एप्पल अर्थ के ऊपर क्यों गिर रहा है? देखो, एप्पल का जो मास है और जो अर्थ का मास है उसमें बहुत डिफरेंस है, सबको पता है। अभी जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड होता है मास, और इट डिपेंड्स ऑन द मास आल्सो एंड ऑन द वेलोसिटी आल्सो। सो अर्थ का इतना ज़्यादा मास है और एप्पल इतना ज़्यादा फोर्स नहीं कर पाता कि वो अपना एक्सेलरेशन अर्थ हिले उसकी तरफ जाए। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर एप्पल नीचे आ जाता है, उसका उससे कंपैरेटिवली मास कम है। समझ में आ रहा है आपको क्या मैं बोलना चाहता हूँ? तो उसी की वजह से एप्पल नीचे गिरता है, अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाती। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मून बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सेम, अब यहाँ पर मून के साइड में भी यही होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ अप्लाई करता है वो मून के ऊपर भी लागू हो जाता है, और मून उसकी वजह से उसके आसपास रोटेट करता रहता है। सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो भी उसी वही सिचुएशन में आ जाते हैं, बराबर। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी आया होगा कि दो ऑब्जेक्ट्स बाजू में ऐसे रखे, अपने दो बॉल्स बाजू में रखे, तो वो दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट वो दोनों क्यों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे? बिकॉज दिस फोर्स इज़ वेरी डेफिनाइट फोर्स, वो बहुत ही माइन्यूट फोर्स बोल सकते हैं आप इसे। तो ये फोर्स इतना ज़्यादा चेंज नहीं करता। समझ में आ रहा है? So similar situation also exists for the artificial satellites and moons. The moon and the artificial satellites orbit the earth. The earth attracts them towards itself, but unlike the falling apple, they do not fall on the earth. अभी ये देखो, अर्थ उन लोग को भी अट्रैक्ट कर रहा है, बट वो क्यों नहीं गिर रहे अर्थ के ऊपर जैसे वो एप्पल गिर रहा था? वो अर्थ का मास उन दोनों से भी ज़्यादा है, उन लोग सैटेलाइट्स और मून से। इसलिए क्योंकि वो उनकी वेलोसिटी की वजह से है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट्स अलॉन्ग देयर ऑर्बिट्स। तो उनकी जो इतनी तेज़ वेलोसिटी है उसकी वजह से वो नहीं गिर रहे, बट वो ऑर्बिट में है। इफ़ दिस वेलोसिटी नहीं होती तो फिर वो नीचे गिर चुके होते अर्थ के ऊपर। जस्ट इमेजिन, आपके अब देख रहे हो मून अर्थ पे गिर रहा है, व्हाट अ ग्रेट व्यू ना। ए अर्थ बर्बाद हो जाएगी। अब अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। अब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सब बेसिक चीज़ें जान ली। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है ये जानते हैं। द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट। According to Newton's second law of motion, a force acting on a body results in its acceleration. Thus, the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. So, न्यूटन का तीनों लॉ पता है आप लोग को? मोशन के पिछले साल पढ़ा था, भूल गए होंगे, मेरे को पता है। न्यूटन के 3 लॉ होते, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ आई थिंक बेस्ड है इनर्शिया के ऊपर, और सेकंड लॉ बेस्ड है एक्सेलरेशन, फॉर्मूला फॉर द फोर्स डिराइव भी किया था हमने उसके लिए। और थर्ड लॉ बेस्ड है, इट्स अबाउट द रिएक्शन एंड एक्शन फोर्स। अब सबको पता है, ये मैंने रिवीजन करवा दिया। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो बोलते हैं कि एक फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन, बराबर। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी एक फोर्स है, वो कोई भी बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो अब उसका भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, बिकॉज एवरी फोर्स एंड एक्टिंग ऑन एन बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सिंपल। This is called acceleration due to gravity and is denoted by small g. It is not denoted by capital G because capital G is the gravitational constant. Acceleration is a vector. As the gravitational force on any object due to the earth is directed towards the center of the earth, the direction of the acceleration due to gravity is also directed towards the center of the earth, that is vertically downwards. So एज जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टेड, हम लोग डायरेक्ट करते इट कम्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वैसे ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ द अर्थ के वहीं पे अट्रैक्ट हो रहा है। हमने अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात की। अब हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर जी, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। We can calculate the value of g by using Newton's universal law of gravitation for an object of mass m situated at a distance r from the center of the earth. The law of gravitation gives
ये फॉर्मूला तो हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ में ही पढ़ा था. F is equals to gmm upon r square. Here capital M is the mass of the earth. Then F is equals to mg, that is mass into acceleration due to gravity. That's why it is written as g. ये हम लोग को सबको पता ही है फोर्स का फॉर्मूला. सो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 mg is equals to gmm upon r square. सो एम जी कहाँ आया, एफ था. सो एफ इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम जी. सो एफ की जगह पे हम लोग एम जी इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर को लिखेंगे. अब एम दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगी एम एम. तो बचता है जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ. दस द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज g is equals to gm upon r square. So यहाँ पर mass of the earth is the main and r, that's the radius of the earth, which is the main. Capital R is the radius of the earth, and here g is the gravitational constant. The unit of g in SI units is m meter per second square. The mass and the radius of the earth are 6 into 10 raised to 24 kg and 6.4 into 10 raised to 6 meter respectively. Using this in equation 6. अब हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं. अब हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 इंटू मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 रेज टू 24 एंड रेडियस अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 द होल स्क्वायर, विच इज हम लोग ये कैलकुलेट आप कर देना, आपको मिलेगा आंसर 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. बट हम लोग इसे ऐसे लेते हैं, हम लोग डायरेक्टली लेते हैं एज 9.8. This acceleration depends only on the mass m and radius r of the earth, and so the acceleration due to gravity at a given point on the earth is the same for all objects. It does not depend on the properties of the object. So at a point it is same for everyone. It does not depend on the mass of the object. मतलब अगर मैं दो बॉल को ऊपर से नीचे फेंकूंगा, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी दे विल कम एट द सेम टाइम. बट ऐसा हम लोग नहीं होता अभी नॉर्मली, आप सबको पता है क्यों नहीं होता. बिकॉज देर आर मोर एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक बायन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर, विच बिकॉज ऑफ दैट द मास विथ heavy the object with heavy mass comes first and the object with light mass comes later. ये हम लोग आगे हम लोग पढ़ने वाले फ्री फॉल में. अब हम लोग देखते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और द वैल्यू ऑफ जी. वैल्यू ऑफ जी को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं. अभी कौन से फैक्टर्स है मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, सबसे पहले है A. Change along the surface of the earth. Will the value of g be the same everywhere on the surface of the earth? अभी जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू पूरे अर्थ पे हर जगह सेम होगी? एब्सोल्युटली नहीं. So the answer is no. The reason is that the shape of the earth is not exactly spherical, and so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place. So जो अर्थ है वो exactly spherical नहीं होती. आप सब ने अभी तक सुना है कि अर्थ इज स्पेरिकल बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल. ये अंडरस्टूड ये पॉइंट. अब मैं बताता हूँ कि the reason is that the shape of the earth is not exactly spherical, so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs from what place to place. Okay, due to its rotation the earth bulges at the equator and is flatter at the poles. मतलब अर्थ इक्वेटर की साइड में थोड़ा सा जाड़ा हुआ है और हमारा जो पोल्स है दोनों वहाँ से वो फ्लैटेंड है. आई डोंट अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाहता हूँ. अभी देख सकते हैं कि अर्थ इज लिटिल बिट, मैं बोलता हूँ कि बल्ज्ड एट द इक्वेटर और फ्लैटेंड है. ऊपर उसका जो पोल वाला साइड है वो ज़्यादा नज़दीक है इक्वेटर के पास, सेंटर के पास, और वो जो हमारा ये इक्वेटर साइड है वो एकदम एक्सपांड किया गया है, उसे ऐसे खींच लिया गया है, जैसे बोल सकते हैं. जैसे एक बॉल को आप ऐसे दो ऊपर से और आपको दोनों हाथ के बीच में रखो और ऐसे चिपका दोगे, पिचका दोगे, तो वो कैसा शेप बन जाएगा कि उसके ऊपर वाले पॉइंट से जो हाइट है उसकी उसके सेंटर के नीचे नज़दीक आ जाएगी और उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी दूर चली जाएगी. तो वैसे ही अर्थ भी है हमारा. ठीक है,
So its radius is largest at the equator and smallest at the poles. The value of g is thus highest 9.832 meter per second square at the poles and decreases slowly with decreasing latitude. It is lowest 9.78 meter per second square at the equator. So what is the value of g? At poles it is 9.83 meter per second square, and it is what is at equator it is 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो जो इसी वजह से कि अर्थ थोड़ा सा पिचका हुआ है, उसी वजह से जो पोल है वहाँ पर वैल्यू ऑफ जी हाईएस्ट है. ऐसा क्यों? क्योंकि पोल ज़्यादा नज़दीक है सेंटर से, और जो इक्वेटर है वो थोड़ी दूर, मतलब इक्वेटोरियल साइड है वो थोड़ा फ्लैटेंड है, इसलिए वो उसकी जो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी है वो सबसे लोवेस्ट है, दैट इज़ 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप दैट यू अंडरस्टूड. और आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वेयर ऑन अर्थ वैल्यू ऑफ जी इज़ हाईएस्ट? पोल्स. एंड वेयर ऑन अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज़ लोवेस्ट? इट्स इक्वेटर. ये था पहला फैक्टर. अब दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है अर्थ वैल्यू ऑफ जी की, अब वो है एज चेंज विथ हाइट. अब हाइट तो सबको पता है विच इज़ परपेंडिकुलर, ये तो ज्योमेट्री हो गया थोड़ा बहुत. तो ये जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, एंड एज वी गो अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 जो हमने अभी अभी देखे, दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, so increases and the value of g decreases. However the decrease is rather small for heights which are small in comparison to the earth's radius. तो जैसे ही हाइट बढ़ती जाती है वैल्यू ऑफ जी दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि वो उतना ही सेंटर से दूर जाता रहता है. बट ये ना रेडियस, अर्थ की जो रेडियस है that is 6 into 10 raised to 6 meter, sorry 6.4 into 10 raised to 6 meter, this is the radius of earth. इससे ज़्यादा हाइट पे जब जाते हैं तब ज़्यादा हम लोग को अफेक्ट दिखने को मिलता है. बट अगर उससे कम है उसकी हाइट तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं दिखने मिलता हमें इन द वैल्यू ऑफ जी. So for example, remember that the radius of the earth is 6,400 kilometer. If an aeroplane is flying at a height 10 kilometer above the surface of the earth, its distance from the earth's surface changes from 6,400 kilometer to 6,410 kilometer. रेडियस ऑफ द अर्थ है 6,400 किलोमीटर. मान लो एक एरोप्लेन हमें रेडियस ऑफ द अर्थ से 10 किलोमीटर ज़्यादा और हाई फ्लो कर रहा है, उड़ रहा है, तो उसका जो ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट विल बिकम 6,410 किलोमीटर, क्योंकि वो 10 किलोमीटर ज़्यादा हाइट पे है, बराबर. एंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू इट्स नेग्लिजिबल. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कंसिडर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो इसके वजह से जो 10 किलोमीटर ज़्यादा ही है वो ज़्यादा चेंज हाइट में नहीं होगा, दैट बिकॉज दैट इज़ नेग्लिजिबल, वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा द वैल्यू ऑफ जी, बिकॉज 10 किलोमीटर ही ज़्यादा है ना रेडियस से. बट जब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ऑर्बिटिंग द अर्थ, वी हैव टेक इनटू अकाउंट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द लार्ज चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट. वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. Some typical heights and the values of g at these heights are given in the following table. अभी आप ये टेबल देखिए. अभी ये टेबल में कुछ हाइट्स दी है और वैल्यू ऑफ जी दी है. आप देख सकते हैं कैसे डिक्रीज होगी. सरफेस ऑफ द अर्थ, वहाँ पर हाइट तो कुछ नहीं, 0 किलोमीटर. सो द वैल्यू ऑफ जी हियर इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन कम्स माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट है 8.8 किलोमीटर, बट कोई चेंज नहीं होता, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहती है. उसके बाद अगर हम लोग देखिए मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैन मेड बलून, दैट इज 36.6 किलोमीटर. दैट इज़ द मैन मेड बलून. अब सबको पता है मैन मेड बलून क्या होता है. वहाँ पर ये हाइट पे वैल्यू ऑफ जी होती 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थोड़ा सा चेंज हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा. उसके बाद देखते हैं हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट. अब इसकी हाइट तो 400 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो वहाँ पर उसका क्या हुआ, सीधा 8.7 हो गया. तो अब थोड़ा मज़ा आया क्योंकि बहुत ज़्यादा घट गई. हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट 35,700 किलोमीटर, इतना दूर है. उसके लिए वैल्यू ऑफ जी कितना कम हो जाएगा सोचो, 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बहुत मज़ा आया, इतना नीचे गिर गई बेचारी जी की वैल्यू. ओ बेचारी.
तो जैसे आपने देखा, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती गई, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती गई। समझ में आ रहा है? दिस इज इनवर्स, वी कैन से value of g will decrease when value of the height, sorry, when the height will increase. ये बात याद रखना. अब third factor affecting the value of g is change with depth. अब यहाँ पर ये देखो, अर्थ का कोर, यहाँ पर ये जो अर्थ का सेंटर दिखाया गया है आपको, हाँ दिख रहा है, सबको दिख रहा है. अब ये जो अर्थ का सेंटर है, और आप बोलो कि आप अपने ज़मीन खोदी और आप अर्थ के सेंटर के पास जा रहे हो, उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अब आपकी वैल्यू ऑफ जो जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब वो अर्थ के सेंटर के पास जा रहे हो, तो आपकी जी की वैल्यू है वो इंक्रीज होनी चाहिए. ऑब्वियस बात है. क्यों? क्योंकि आप जी के पास ही जा रहे हो, जितना नज़दीक जाते रहोगे उतनी इंक्रीज होती जानी चाहिए. अभी हमने देखा हाइट इंक्रीजेस देन जी डिक्रीज, बट हाइट डिक्रीजेस देन जी इंक्रीजेस. लेकिन ऐसा नहीं होता. क्यों? मैं बताता हूँ. अब पहले हम लोग पढ़ते हैं. द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ. द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन पाई decreases as we go inside the earth. One would think that the value of g should increase as per the formula. However, the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of m to be the value of m to be used in equation pi also decreases as a combined result of change of the values uh, of the values of g and m, sorry, of the values of r and m. The value of g decreases as we go deep inside. अभी इतना सब मैंने पढ़ा, इसका क्या मतलब? इसका सिंपल मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग और डेप्थ में जाते रहेंगे, जितना सेंटर के पास जाते जाएंगे, हम लोग की जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज होएगी. अरे शौक लगा, शौक लगा. क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट वो डिक्रीज होगी. क्यों? बिकॉज द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट महसूस करता है, वो भी डिक्रीज होता है एज वी गो. क्योंकि अब उसको ना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि वो सेंटर के पास तो आ रहा है. अब जब वो सेंटर पे पहुंच जाएगा तब क्या होगा? वो ज़ीरो बन जाएगी, क्योंकि वो सेंटर पे पहुंच गया जहाँ पर उसे पहुंचना था. अभी उसको फोर्स अप्लाई करने की क्या ज़रूरत है? सो देयरफॉर देयर इट बिकम्स ज़ीरो. द वैल्यू ऑफ जी इज़ ज़ीरो एट द सेंटर. समझ में आ गया ये बात? बहुत सिंपल सी बात है. Every planet and satellite different has different mass and radius. Hence, according to equation 6, the values of g on their surface are different. सबको पता है कि मून का ग्रेविटेशन अर्थ से डिफरेंट है. सब लोग ने सपने भी देखे होंगे हम जब छोटे होंगे तब, कि मून पे जाके मैं कूद रहा हूँ, मैं हवा में उड़ रहा हूँ. दैट इज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स उसका डिफरेंट है अर्थ से. ऑन द मून इट इज अबाउट 1/6 of the value of the on the earth. As a result, using the same amount of force, we can jump 6 times higher on the moon as compared to that on the earth. ये बात तो आपको पता चल गई. अब एक और बात जान लीजिए अबाउट मास एंड वेट. हाँ, अब हम लोग यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने वाले हैं मास और वेट के बारे में. अब ये मास और वेट क्या होता है ये हम लोग जानते हैं. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, एंड वेट, वेट पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले मास देखते हैं. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. द SI यूनिट ऑफ मास इज kg. Mass is a scalar quantity. Its value is same everywhere. Its value does not change even when we go to another planet. According to Newton's first law, it is the measure of inertia of an object. Higher the mass, higher is the inertia. Mass, अब मास एक अमाउंट है हमारे. अब सब लोग को केमिस्ट्री की एक बात तो पता ही होगी, दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. मैटर तो पता है सबको, एटम्स मैटर. मैटर, जो अमाउंट ऑफ मैटर एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मास ऑफ दैट बॉडी. ऐसा यूनिट ऑफ मास इज kg, किलोग्राम. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी because it needs only the magnitude. It does not need a factor, does not need the direction. ये तो आप सबको पता है व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर.
इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आपका जो अमाउंट है मैटर जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है वो उतना ही रहने वाला है। आप किसी भी प्लेनेट पे जाओ, कहीं भी जाओ दुनिया में, यूनिवर्स में, इट विल रिमेन कांस्टेंट। its value does not change even we go to another planet. According to Newton's first law, it is the measure of the inertia of an object. Higher the mass, higher is the inertia. ये तो आपने पढ़ा ही है पिछले साल कि इनर्शिया और मास रिलेटेड होते हैं। जितना ज़्यादा मास हाई होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया भी हाई होगा। अब हम देखते हैं वेट के बारे में। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। अब वेट एक टाइप का फोर्स ही है। हाँ, अभी शॉक लगा क्या सुन के? अब आगे सुनो कि वेट वो एक फोर्स है जो फोर्स अर्थ अट्रैक्ट यूज़ करता है ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो फोर्स वेट है। The force F on an object of mass m on the surface of the earth can be written using equation 4। अभी आप देख सकते हैं वेट का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू एम जी। नाउ हम लोग को हमने डिराइव किया था जी का फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वेट बीइंग अ फोर्स इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन। समझ में आ रहा है? So also the weight being a force, it is the vector quantity and its direction is towards the center of the earth। as यहाँ पर हम लोग gravitational force की बात कर रहे हैं। as the value of g is not same everywhere, the weight of an object changes from place to place through its mass is constant everywhere। so weight हमेशा change होता ही रहता है from planet to planet। क्यों? क्योंकि हर एक planet की gravitational acceleration different होती है, so therefore weight also changes। मास इज कांस्टेंट, वेट चेंजेस। वेट क्या है? द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। समझ गए व्हाट इज वेट एंड मास? अब आपको एक सवाल आपके मन में आता होगा कि अगर मास किलोग्राम है उसका यूनिट और वेट का यूनिट न्यूटन है तो हम लोग क्यों बोलते हैं मेरा वेट 40 किलोग्राम? अरे स्पेशली गर्ल्स वो अपना वेट हमेशा जितना होगा ना वैसे 5-6 किलोग्राम्स कम ही बोलेंगे। आई एम नॉट ह्यूमिलेटिंग एनीवन। सो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हम लोग यूज़ क्यों करते किलोग्राम फॉर वेट? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ अभी, ध्यान से सुनो। Colloquially, we use weight for both mass and weight to measure the weight in kilograms, which is the unit of mass. But in scientific language, when we say that Rajiv's weight is 75 kg, we are talking about Rajiv's mass. What we mean is that Rajiv's weight is equal to the gravitational force on 75 kg mass। तो हम लोग का इतना मतलब है कि जो 75 kg जो इसका मास है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट मैटर प्रेजेंट इन इट। हम लोग वेट के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं कि उसका वेट 75 kg है। उसका एक्चुअली ये मतलब है कि जो what we mean is that Rajiv's weight is equal to the gravitational force on 75 kg mass। मतलब जो gravitational force है 75 kg mass पे वो है। सो वेट ऑफ राजीव इज 75 kg। इस स्टेटमेंट का मतलब है इज इक्वल दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ the weight is equal to the gravitational force on 75 kg mass। As Rajiv's mass is 75 kg, his weight on Earth is F is equals to mg is equals to 75 into 9.8। 9.8 is the value of the surface of the Earth of g is equals to 735 Newton। So the weight of 1 kg mass is 1 into 9.8 is equals to 9.8। And the weight of Rajiv हम लोग को कैसे मिला? 75 into 9.8 is equals to 735 Newton। समझ में आ रहा है? So our weighing machines tell us the mass of us। The two scale balances and shops compare two weights, that is two masses। समझ में आ रहा है? So हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं। With this we complete today's lecture। In part 3 we have covered a lot of part, and in part 4 we will complete this chapter, and also I will provide you the notes। So thanks for watching।